नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज महत्वपूर्ण खबर के साथ करेंगे। आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तैयारियों को लेकर बीजेपी प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करा रही है। इसे लेकर कुशीनगर में जिला पंचायत सदस्यों का प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक शामिल हुए और इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक गोरखपुर क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्यों को संबोधित करते हुए आगामी लोकसभा चुनाव में जीत के लिए धरातल स्तर पर कार्य करने का आह्वान किया और विपक्षी पार्टियों पर निशाना भी साधा। पद में गोरखपुर क्षेत्र की पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण वर्ग में हम सभी अपने जिला पंचायत के माननीय अध्यक्षों से, माननीय जिला पंचायत सदस्यों से हमने प्रशिक्षण के संबंध में बात किया है। किस ढंग से केंद्र प्रदेश की सभी योजनाओं को जन जन तक हम पहुंचा सकते हैं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण योजनाओं को चला करके आम आदमी के, गरीब आदमी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में कामयाबी हासिल की है। हमें इस संदेश को जन जन तक पहुंचाना है और भारतीय जनता पार्टी की रीतियों नीतियों से प्रशिक्षित होकर के जन जन को जोड़ना है। 2024 के लोकसभा का चुनाव जब होगा तो आप देखेंगे शहर के साथ साथ गाँव में भी और गांव से लेकर मोहल्लों में भी, छोटे छोटे मजरों में भी भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा हवा चलेगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 2024 के चुनाव में आम जनता का, सर्व समाज का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रहा है। देखिए, आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्रशिक्षण वर्ग लगातार चलाती रहती है। अपने पंचायत प्रतिनिधियों को हम प्रशिक्षण देकर के जनमानस में और बेहतर ढंग से कैसे काम कर सकते हैं, उस दिशा में हम लोग काम। वहीं इससे पहले प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक जब लखनऊ से कुशीनगर के लिए रवाना हुए तो उनके साथ न्यूज़ वन इंडिया के रेजिडेंट एडिटर मनीष पांडे ने हेलीकॉप्टर में खास बातचीत की। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव भले ही 2024 में हैं, लेकिन तैयारियां उसकी हर स्तर पर आप देख सकते हैं और बीजेपी ने भी कहीं ना कहीं उसकी तैयारियां कर दी हैं। संगठन तो लगा ही हुआ है, खासकर सरकार के लोग भी लगे हुए हैं और ऐसी एक तैयारियों को दिखाने के लिए हम निकल रहे हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक जी हैं। आज हम पूरा दिन इनके साथ रहेंगे और आज कुशीनगर का दौरा है। कुशीनगर दौरा में एक प्रशिक्षण शिविर है जो तमाम जिला पंचायत सदस्य हैं, उनके लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है, जिन्हें आज एक तरह के आप कह सकते हैं कि हमारे डिप्टी सीएम साहब ट्रेन करेंगे। उन्हें भारतीय जनता पार्टी की जो तमाम विचारधारा, चूँकि बहुत सारे और दलों से लोग आए हैं, उन्हें ट्रेन करेंगे, उनके शिविर को संबोधित करेंगे। तो फिलहाल हम कुशीनगर चल रहे हैं, एक मिनट की रिपोर्ट देंगे और चलते चलते पहला एक सवाल तो ले ही लें कम से कम। सर, जो कुशीनगर का ये कार्यक्रम है वास्तव में है क्या, इसकी ज़रूरत क्या है? ये भारतीय जनता पार्टी अपने जिला पंचायत के माननीय अध्यक्षों का, माननीय सदस्यों का प्रशिक्षण वर्ग सभी 6 क्षेत्रों में चला रही है। पश्चिम का और अवध का और कानपुर बुंदेलखंड का पूरा हो चुका है। आज हम सब गोरखपुर क्षेत्र में चल रहे हैं। वहाँ कुशीनगर में ये जिला पंचायत अध्यक्षगण और माननीय सदस्यगण इकट्ठा होंगे। उनको किस ढंग से चुनाव के बाद जनता के बीच में रहकर जनता की दिक्कतों को किस ढंग से निस्तारित करना है, कौन कौन सी केंद्र प्रदेश की योजनाएं हैं जो गांव को विकास की ओर ले जा सकती हैं और जो हमें अभी बजट मिला है उसका जनहित में कैसे उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा हम जनता से लगातार जुड़ करके प्रदेश को कैसे और तेज़ी के साथ विकास के पथ पर ले सकते हैं। कई मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार का प्रशिक्षण वर्ग पूरे प्रदेश में लगाए जाने का निर्णय लिया है। उसी अनुक्रम में आज हम सब कुशीनगर में चल रहे हैं। तो आप समझ लिया आपने क्या है कार्यक्रम, किस कार्यक्रम में हम जा रहे हैं, क्योंकि जो संगठन है, संगठन तो लगा ही हुआ है, लेकिन सरकार के जो तमाम जिम्मेदार लोग हैं, ऐसे फेस, रेनाउंड फेस जिनकी अहमियत है सरकार में, वो लोग जाके तमाम तरीके से प्रशिक्षित कर रहे हैं तमाम सरकार से जुड़े हुए लोगों को। फिलहाल हम जा तो कुशीनगर रह रहे हैं, लेकिन अगर बगल में हमारे साथ सूबे के उप मुख्यमंत्री हों तो राजनीति पर बात ना हो ऐसा संभव नहीं है। तो यात्रा लंबी है। फिलहाल हम थोड़ी सी राजनीतिक बातें करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक उपचुनाव एक हॉट सीट पर हो रहा है और आपने देखा होगा, समझा होगा कि वहाँ क्या क्या दुश्वारियाँ हैं। वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने भी ताकत लगा रखी है और वहाँ विपक्ष ने भी पूरी जान लगा रखी है। तो इस बारे में थोड़ा सा हम डिप्टी सीएम साहब से जानने की कोशिश करेंगे। सर, घोसी आप भी गए थे और जो इस समय राजनीतिक माहौल है, चूँकि 2024 का लोकसभा चुनाव है,
इधर जो मुख्य विपक्षी दल है इन्होंने भी अपना पीडीए एक समीकरण बना रखा है, इंडिया गठबंधन बनी चुका हुआ है। तो 2024 के पहले क्या इसे न माने कि एक लिटमस टेस्ट की तरह से इसका जो परिणाम? दरअसल घोसी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी विपक्षी समाजवादी पार्टी से बहुत आगे है। वहाँ का जातिगत समीकरण भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और दारा सिंह चौहान जी बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं। समाजवादी पार्टी बार बार पीडीए या अन्य अपना जो नया उनका गठबंधन है इंडिया INDI का जिक्र करती है। ये वही लोग हैं यूपीए के नाम से पहले जाने जाते थे, अब इन्होंने अपनी पैकिंग बदली है, केवल कलेवर बदला है। सब लोग वही लोग हैं और भ्रष्टाचार के दलदल में आकंठ डूबे हुए लोगों का एक समूह है जो चाहे यूपीए हो, चाहे INDI हो या अन्य कोई गठबंधन बना ले। जहाँ तक पीडीए का सवाल है, ये एक कंप्यूटर जनित और वातानुकूलित कक्षों में तलाशा गया शब्द है। अखिलेश जी से या समाजवादी पार्टी से आप ये पूछ सकते हैं कि जब जब वो सत्ता में रहे हैं उस समय ए कहाँ था, डी कहाँ था और उस समय पी के बाकी लोग कहाँ थे। पी अकेले पी नहीं बनता, पी से ढेर सारे समूह मिलते हैं, ढेर सारे जातियाँ मिलती हैं। पी में भी मात्र एक जाति, वो भी उनके जनपद के लोग, उनके गृह जनपद के लोग ही शामिल रहते हैं और वो भी जो लाभ पाते हैं उसकी एक वसूली का एक बड़ा प्लेटफार्म उनको सत्ता में मिलता है। जबकि भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से जन जन का भरोसा जीतने में कामयाब हुए हैं। हम आज दावे के साथ कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में, खासकर उत्तर प्रदेश में गरीब आदमी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में कामयाबी हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत हर चुनाव में बढ़ा है। 14 हो, 17 हो, 19 और 22 हो, सभी चुनाव में विपक्ष ने सभी गठबंधनों के प्रयोग करके देख लिया है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी का, RLD का, बहुजन समाज पार्टी का और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो चुका है। सारे गठबंधनों के प्रयोग उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं और उत्तर प्रदेश की जनता ने सभी गठबंधनों को नकार करके माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अपनी मोहर लगाई है और अपना आशीर्वाद दिया है। अच्छा सर, एक चीज़ जैसे वो अगर राजनीतिक मतलब जातिगत आंकड़ों की बात करें, जो घोसी सीट है, दलितों की संख्या 60-70 हज़ार है, उसके यहाँ राजभर वोट भी 40-50 हज़ार के आसपास है। तो जो इनका पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का जो समीकरण है, तो मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया उदाहरण बनेगा अगर आप लोग चुनाव जीतते हैं। आप जानते हैं हमारा जो कैंडिडेट है वो मोस्ट बैकवर्ड समाज से है और जो समाज के सभी वर्गों का समर्थन हमारे प्रत्याशी आदरणीय दारा सिंह जी को मिला हुआ है। लेकिन उन्हें तो वो अवसरवादी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं पहले हमारे साथ रहे। आप जानते हैं कि किस ढंग से 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने तरह तरह के सपने दिखाकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया था। लेकिन जब वहाँ लोग पहुँच करके देखे कि अरे ये तो वही लोग हैं जो गरीबों का शोषण करने वाले लोगों का समूह है, तो सच्चाई का जानकारी होते ही और माननीय मोदी जी में उनकी नीतियों पे, उनके कामों पर भरोसा जताते हुए सभी लोग धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। तो ये मान लिया जाए कि फिलहाल वहाँ पर जो प्रदर्शन होगा आपका अच्छा रहा होगा। लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, अगर उस सीट के इतिहास को देखें तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहा है, जो कि उपचुनाव है। बहुजन समाज पार्टी ये मानते हैं कि वहाँ पर लड़ाई है, लेकिन जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। जातिगत समीकरण और भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य हैं, माननीय मोदी जी के जो गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं और हम चुनाव में बहुत आगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास तो दूर, बराबरी पर कोई आने के लिए भी समाजवादी पार्टी को बहुत दिन सोचना पड़ेगा। सर्व समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। वहाँ पर ओम प्रकाश राजभर भी हैं, राजभर वोट भी हैं और आप विधानसभा में भी थे। आप बड़ा तंज कसा गया ओम प्रकाश राजभर को लेके। और मुझे याद है कि जब चुनाव 2022 की चुनावी जनसभाएं होती थी तो इसी अखिलेश यादव के साथ ओम प्रकाश राजभर बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते थे भारतीय जनता पार्टी को लेके, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लेके। तो अब वो आप लोगों के साथ हैं, तो क्या उसका कुछ बदलाव, कुछ अंतर चुनाव परिणामों में दिखेगा? सिर्फ मैं घोसी जरूर ओम प्रकाश राजभर जी के आने से भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिली है और हमारे सभी सहयोगी दल वहाँ लगे हुए हैं। ओम प्रकाश राजभर जी हैं
निषाद पार्टी के आदरणीय डॉक्टर संजय निषाद जी हैं और अपना दल के हमारे आदरणीय आशीष पटेल जी हैं, सभी लोग लग करके काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को इसीलिए बड़ी लंबी बढ़त मिली हुई है घोसी सीट पर। अच्छा, चर्चा ये भी हो रही है कि जो उस समय 2022 चुनावों के ठीक पहले जो मंत्री पद छोड़ के भागे थे लोग, तो दारा सिंह चौहान जी तो आ गए हैं, सुने हैं बाकी लोग भी बड़ा बेचैन हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है और हमारे दरवाजे उन सब के लिए खुले हैं जो भारत माता को मजबूत करने में, भारत माता का झंडा आकाश की बुलंदियों को ले चलने में और माननीय मोदी जी में और भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति में भरोसा रखते हैं। हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। एक लाइन में अगर हम आपसे एक जवाब मांगे कि इस समय जो माहौल है, राजनीतिक माहौल है और जिस तरीके से विपक्ष राजनीतिक माहौल बना रहा है पूरे प्रदेश में, चाहे चुनावों को लेके, तमाम मुद्दों को लेके, चूँकि आपके पास एक बड़ी जिम्मेदारी है, सूबे के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, तो एक लाइन में अगर स्पष्ट करना हो कि जो विपक्ष बनाम अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ता है, अगर सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो ऐसा कौन सा अंतर आपको दिखाई देता है कि जो सारे के सारे लोग? ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, ये कई बार हो चुका है और जनता ने इस गठबंधन को पूरी तरह नकार दिया है। ये नया नाम लेकर आए, चाहे पुराने नाम से लड़ें, वही लोग हैं जो भ्रष्टाचार के आकंठ दलदल में अपने अपने राज्यों में डूबे हैं और जूझ रहे हैं वहाँ की दुश्वारियों से, क्योंकि जनता ने अपने अपने स्टेट्स में इन लोगों को नकार दिया है। और ये चुनाव लोकसभा का है। लोकसभा चुनाव में आप देखे होंगे उन राज्यों में भी हमें बड़ी सफलता मिलती है जहां हम सत्ता में नहीं होते हैं, क्योंकि मोदी जी का एक ऐसा चेहरा हमारे पास है जो भारतवर्षी ने दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं और एक बड़ा तबका जो गरीबों का है वो माननीय मोदी जी के साथ हमेशा खड़ा रहता है और उनको अपना नेता, अपना अभिभावक मानता है। अच्छा, कुछ दिन पहले अखिलेश यादव को सुना था हमने। अखिलेश यादव कहते थे कि हमारे पास तो तरह तरह के बहुत सारे प्रधानमंत्रियों के उम्मीदवार हैं और कल उन्होंने खुद ही स्पष्ट कर दिया कि वो उनकी सीमा सिर्फ उत्तर प्रदेश तक। आपको पता है कि वो सब कुर्सी के लिए इकट्ठा हुए लोगों का एक समूह है, सत्ता के भूखे लोगों का समूह है, सत्ता लोलुप लोगों का समूह है। उनको भारत माता से, भारतवर्ष से, प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है। उनको मतलब सिर्फ पावर से है और पावर के बाद जनता के संसाधनों पर लूट करने की है। और इतिहास आप उठाएंगे, पलटेंगे उत्तर प्रदेश का, तो समाजवादी पार्टी जब जब पावर में रही है, गुंडे, बदमाश, माफिया, लुच्चे, लफंगे और इवन देन बहू बेटी की इज्जत आबरू को बुरी नज़र से देखने वाले लोगों का एक आश्रय देने वालों का एक समूह और दूसरा प्लाट, मकान, दुकान कब्जा करने वालों का समूह। समाजवादी पार्टी के लोग नारा लगाते थे, समाजवादी पार्टी का नारा है खाली प्लाट हमारा है। उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में इन लोगों ने झोंका है। 1000 से दंगे इनके रिजिम में हुए हैं। उत्तर प्रदेश के लोग इन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। और सरकारी संसाधनों में सरकारी ठोकों की खुलेआम लूट होती थी, खनिज पदार्थों की खुलेआम लूट होती थी। प्रदेश की जनता जानती है और इनके भ्रष्टाचार की कहानियों को प्रदेश की जनता भूली नहीं है। इनकी गुंडे अराजकता को प्रदेश की जनता भूली नहीं है। इन्हें कभी भी प्रदेश के लोग माफ नहीं करेंगे। एक और चूंकि अभी हमने चूंकि विभाग पे भी चलेंगे, थोड़ा चूंकि राजनीतिक बातें हो गई। अभी एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी जो लखनऊ में जो एक प्रसव हुआ था सड़क पे, आप खुद मौजूद रहे वहाँ पे। आपने उसमें, मुझे जहाँ तक पता चला कि आपने खुद उस मामले की पूरी जांच की, आप अंतिम संस्कार तक शामिल हुए। तो क्या वास्तव में जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सूर्य स्वास्थ्य पर क्या वजह क्या थी उसके? विपक्ष को कोई इस प्रकार का आइडिया नहीं है। विपक्ष केवल विरोध करने के लिए विरोध करता। सच्चाई ये है, जब ये घटना हुई वो दंपति रिक्शे के माध्यम से अस्पताल जा रहे थे, रास्ते में घटना हुई। तत्काल एम्बुलेंस को एक राहगीर ने कॉल किया। राहगीर कॉल करने के बाद वो लखनऊ के दूसरे हिस्से में चला गया। एम्बुलेंस ट्रैक करते वहाँ पहुँची, इसलिए एम्बुलेंस को पहुंचने में देरी हुई। उसकी भी हमने जांच के आदेश दिए हैं। राहगीर ने कॉल किया, आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने, मरीजों ने एम्बुलेंस बुलाया था, ऐसा कुछ नहीं था। राहगीर ने कॉल किया था, जो रास्ते में चलते व्यक्ति ने देखा था। फिर स्थानीय हमारी पुलिस ने कॉल किया था। 2 एम्बुलेंस वहां पर पहुंची थी और मैं स्वयं अस्पताल पहुंच गया था जैसे ही मुझे सूचना मिली। और हमने जो 4.5 माह का उनका प्री मैच्योर डिलीवरी हुई थी, उस बच्चे को ले जा कर के हमने स्वयं अपने हिंदू रीति रिवाज से उसको अंतिम संस्कार वैकुंठ धाम पे करा करके, और हमने उनके परिजनों को, उनके परिवार को ढांढस बंधाया और उनके इलाज की पूरी व्यवस्था की।
अच्छा, एक चीज़ और है कि आपके आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में बड़े बदलाव हो रहे हैं। तमाम ऐसे कोर्सेज जो पुराने थे, पोस्ट थी, वो ख़त्म की जा रही हैं। ज़िले ज़िले में मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। आने वाले समय में और क्या क्या उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में बदलाव दिखे? हम पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की जनता के अनुरूप कि हमारी प्रदेश की जनता को बाहर इलाज के लिए न जाना पड़े। सभी जनपदों में टर्सरी केयर के लिए मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं। एमबीबीएस और एमडी और एमएस की सीटों में हमने बढ़ोतरी की है और 17 से लेकर अब तक हमने दोगुनी सीटें एमबीबीएस की, एमडी की और एमएस की पोस्ट ग्रेजुएशन की हैं। नर्सिंग हमने मिशन निरामया लागू करके नर्सिंग व्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया है। अब हमारे पास उच्च कोटि की नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध होगा और वहाँ भी हमने सीटों की संख्या में भारी बढ़ोतरी की है। अब हम अपने पैरों पर खुद अपने लिए चिकित्सक, पैरामेडिकल और नर्सेज तैयार करने वाले हैं। अच्छा, अमूमन देखा जाता था कि जो हमारे यहाँ जो नर्सिंग स्टाफ होते थे, पैरामेडिकल स्टाफ्स होते थे, वो ज़्यादा स्किल्ड नहीं हो पाते थे। अब उसीलिए हमने मिशन निरामया लागू किया है और उसमें मानक तैयार किए हैं कि किस अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हम लोग काम करेंगे। उस पर हम लोग तेजी के साथ काम कर रहे हैं। कुछ कॉलेजों जो आपने अपने कोर्सेज शुरू कराए हैं, उन कॉलेजों के भी कुछ इस तरह के टाई अप्स किए जा रहे हैं जिनसे विदेशों में और तमाम भी यहाँ के स्टाफ। अभी जो उत्तर प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजेज होते थे, इनका कोई ग्रेड नहीं होता था, इनकी गुणवत्ता का मूल्यांकन नहीं होता था। हमने क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया से ऐसे सभी नर्सिंग कॉलेज जो उत्तर प्रदेश में हैं, सबका ग्रेड A-B-C-D करा दिया है। अब छात्रों को ये पता चल सकेगा जिस नर्सिंग कॉलेज में पढ़ने जा रहे हैं उसकी गुणवत्ता क्या है, किस ग्रेड का है। ये पहली बार पूरे प्रदेश में हुआ और देश में अभिनव प्रयोग हमने किया है। अब बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देना हमारा धर्म है, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। अच्छा, आपका एक मॉडल बड़ा हिट रहा, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी लागू कर रही है कि जो हॉस्पिटल्स में मेडिकल कॉलेज में जो नर्सिंग कॉलेजेस खोले हैं, वो कहीं सुना था मैंने कि शायद उसको भारत सरकार ने भी उसे अपनाया। हम लोगों ने तय किया था कि हम मेडिकल कॉलेज तो 75 के 75 जनपदों में खोल रहे हैं, नर्सेज और पैरामेडिकल कहाँ से लाएंगे। तो हमने हर मेडिकल कॉलेज के साथ में नर्सिंग कॉलेज और पैरामेडिकल कॉलेज खोले जाने का निर्णय लिया था और हमें बताने में प्रसन्नता है कि हमारे इस अभियान को केंद्र सरकार ने पूरे देश में लागू करने का निर्णय लिया। उसी अनुक्रम में 175 नए नर्सिंग कॉलेज बनाए जा रहे हैं। तो फिलहाल डिप्टी सीएम साहब हैं, आपने सुना कि राजनीति के साथ साथ हमने कुछ विभाग की बात देखी। अभी हमारा सफ़र और लंबा है, अब हम कुशीनगर पहुंच के और वहां की तस्वीरें दिखाएंगे कि डिप्टी सीएम साहब किस तरीके से वहाँ जो नए लोग हैं, बहुत सारे लोग जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, जो कि उनके प्रशिक्षण शिविर में जा रहे हैं, उन्हें किस तरह से प्रशिक्षित करेंगे। तो फिलहाल आगे अगर और आपको जानकारी देखनी हो और देखना हो तो आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। कुशीनगर में प्रशिक्षण शिविर से वापस लौटने के दौरान हेलीकॉप्टर में न्यूज़ 1 इंडिया ने फिर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से बात की है, आपको दिखाते हैं। जो प्रशिक्षण कार्यक्रम था वो खत्म हो गया है। हम लोग लखनऊ की तरफ रवाना हो गए। लखनऊ यूँ कहिए पहुँचने वाले हैं। तो पहुँचते पहुँचते जाते जाते एक बार चूँकि राजनीति की बातें हुई हैं, तमाम राजनेताओं की बातें हुई हैं, चुनाव की बातें हुई हैं, तो एक और आखिरी सवाल डिप्टी सीएम साहब से ले लेंगे कि सर, ये जो चुनाव 2024 का है, लोकसभा चुनाव का, हम लोग काफ़ी बात इस बारे में किए, जोर आजमाइश लोगों की चल रही है, तो क्या आश्वस्त हैं इस बार की जो इस बार मिशन 80 आप लोग लेके चल रहे हैं? क्योंकि विपक्ष भी बड़ी उम्मीदें लगाया है, तो विपक्ष को धराशायी कर पाएंगे इस बार आप? देखिए, विपक्ष के पास कोई नीति और नियत नहीं है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पास माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में एक चमत्कारिक हमारे पास नेतृत्व है और जिसमें सर्व समाज के लोग माननीय मोदी जी को अपना नेता मानते हैं। दूसरी तरफ गरीब कल्याण योजनाओं में जन जन में एक भरोसा माननीय मोदी जी का कायम हुआ है। लोग मानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही उनके अभिभावक के रूप में हैं। मतलब मान लें कि इस बार भी मोदी मैजिक और वो फैक्टर काम पूरी तरह से मोदी जी का ही नेतृत्व हम सबको 80 की 80 सीट जीतने में हमारा मार्ग प्रशस्त करेगा। ये जो एनडीए और पीडीए, मतलब पीडीए इंडिया कुछ कोई असल ये वही है, चाहे यूपीए कह लीजिए, चाहे पीडीए का कह लीजिए, चाहे इंडिया कह लीजिए, ये वही लोग हैं। केवल पैकिंग बदली है। प्रदेश की जनता इन्हें अच्छी तरह जानती है। ये सब सत्ता के लोलुप और कुर्सी के भूखे लोगों का एक समूह है और इसके सिवाय इनको जनता से कोई मतलब नहीं है, जनता से कोई लेना देना नहीं है। लोकसभा चुनाव में मान लीजिए अगर आप अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे, अभी तक तो ये लोग ईवीएम पे आरोप लगाते हैं, तमाम चीज़ों पे, संसाधनों पे दुरुपयोग का आरोप लगाते हैं, तो इस बार जैसे नाम बदला है उसके बाद कोई बहाना नया ले आएंगे कि नहीं? दरअसल ये देखिए, कुछ ना कुछ कहेंगे जरूर फेस सेविंग के लिए, लेकिन जब
भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो इनको ईवीएम खराब लगती है। देश में कई जगह चुनाव हुआ है, कई जगह हम चुनाव में सत्ता में नहीं भी वापसी कर पाए हैं, तब इनको लगता है कि ईवीएम अच्छी है, और जब भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो ईवीएम पर ही टीकरा फोड़ते हैं। फिलहाल आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की तैयारियां हैं, किस तरीके से काम चल रहा है। और जैसा कि डिप्टी सीएम साहब ने बताया कि इस बार हो सकता है कि फेस सेविंग के लिए विपक्ष नया बहाना लेके आए, लेकिन फिलहाल वक्त है, वक्त कुछ ही थोड़ा सा और वक्त है, उसके बाद सारी जो दावे हैं और जो दलीलें हैं वो सब कुछ सामने आएंगे। फिलहाल आज पूरा दिन हम डिप्टी सीएम साहब के पास साथ रहे और अब लखनऊ के लिए रवाना हो रहे हैं। आपने कुशीनगर का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी देखा। फिर अगली बार अगले शो में हम फिर किसी के साथ, किसी और उत्तर प्रदेश के एक बड़े चेहरे के साथ आपके सामने नजर आएंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।